स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना जनरल साइंस से संबंधित जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मापन एवं प्रकाश। इसमें हम जो महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे वो एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित हैं और इसको हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम देखेंगे मापन और उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का। तो जो मापन होता है वो मेजरमेंट होता है। इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? मापन का अर्थ होता है किसी अज्ञात राशि में उसी प्रकार की कुछ अज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। कि कोई अज्ञात राशि से उसी अज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। और अगर कोई ज्ञात निश्चित राशि है तो उसको मात्रक कहते हैं। अगर राशि ज्ञात है तो वो मात्रक कहलाएगी और अज्ञात राशि से अगर उसकी तुलना हो रही है तो वो मापक या मापन कहलाता है। तो ये तो हो गई इसके अर्थ की बात। अब हम अगला बिंदु देखें तो अगले बिंदु की हम बात करें। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई और एक कदम की दूरी ये सभी मापक के मात्रक माने जाते थे। तो प्राचीन समय में मापने का कोई उचित पैमाना नहीं था, तो लोग इसी प्रकार से किसी वस्तु या चीज का वो मापन करते थे जो शुद्ध नहीं था। फिर हम आगे अगले बिंदु की बात करें तो उसमें है कि कोहनी से लेकर अंगुली तक की जो छोर है, कोहनी से अंगुली तक के छोर की लंबाई को हाथ कहा जाता है। जो प्राचीन विश्व में लंबाई के मात्रक के रूप में ये उपयोग किया जाता था। तो ये भी मापक जो है ये शुद्ध नहीं है। किसी का हाथ लंबा किसी का छोटा, तो ये सही मापन नहीं माना जाता। फिर हम बात करें अगले बिंदु की तो उसमें दिया गया है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का प्रयोग करते थे। स्केल का प्रयोग वो करते थे जो शुद्ध मापक है, मगर ये थोड़ी दूरी का ही मापक है। फिर हम बात करें कि कुछ लोग जो है वो कपड़े की लंबाई के मानक हेतु गज का यार्ड का प्रयोग करते हैं कि वो गज के रूप में कपड़े को मापते हैं जो बाह के छोर से लेकर ठोड़ी तक के माप के रूप में होता है। तो ये भी शुद्ध मापन नहीं माना जाता। इसमें भी किसी का हाथ छोटा तो किसी का बड़ा होता है, तो ये गज में भी अंतर यहाँ आ जाता है। तो ये भी शुद्ध मापन नहीं है। फिर हम आगे बात करें अगले बिंदु की। 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मीट्री पद्धति नामक प्रणाली की रचना की थी। तो मीट्री पद्धति जो प्रणाली है उसके रचयिता कौन है? फ्रांसीसी है, जिन्होंने कब किया था? 1790 ईस्वी को। फिर हम आगे बात करें अगले बिंदु की कि मात्रों को की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जिसको हम एसआई बोलते हैं वो होती है और इसकी लंबाई का जो मानक मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई है उसका मात्रक मीटर माना जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें कि प्रत्येक मीटर को 100 समान भागों में बांटना या विभाजित करने की जो क्रिया है वो सेंटीमीटर कहलाती है। कि अगर 1 मीटर है उसको हम 100 समान छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो एक टुकड़ा जो है वो 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर ये होता है। और 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है? वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगला बिंदु है 1 सेंटीमीटर को 10 समान भागों में विभाजित करने को मिलीलीटर कहते हैं। तो मिलीलीटर जो है
10 मिलीलीटर जो है वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वो 10 मिलीलीटर के बराबर माना जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, ये तो छोटे मात्रक हो गए। तो लंबी दूरी को मापने के लिए कि हम यातायात से अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो लंबी दूरी उसमें तय होती है, तो उसका मापन हम किस प्रकार करते हैं, तो उसका मापन हम किलोमीटर के रूप में करते हैं। तो 1 किलोमीटर जो है उसमें कितने मीटर आ जाते हैं, उसमें 1000 समान भाग से उसको विभाजित करना मीटर में आ जाएगा। तो 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये लंबी दूरी का मात्रक होता है। अगले बिंदु की हम बात करें, इसमें है सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। कि अगर कोई गति सरल रेखा में हो रही है, सीधी रेखा में हो रही है, तो वो सरल गति कहलाती है। जैसे सड़क या फिर गिरता पत्थर, वो सीधी रेखा में ही गमन करते हैं, तो वो सरल रेखा कहलाती है, सरल रेखीय गति वो होती है। इसमें हम चित्रों के माध्यम से देखें तो ये जो यातायात के साधन हैं, इनका मापन हम किलोमीटर के रूप में करते हैं। तो ये चलते हैं तो ये किलोमीटर के रूप में प्रदर्शित होते हैं। यहाँ हम बात करें स्केल की, तो ये 3 लड़के स्केल से माप कर रहे हैं। तो बीच वाला जो सेंटर वाला लड़का है वो ही सही माप कर रहा है, बाकी जो तिरछे लड़के हैं उनकी माप सही नहीं आएगी। तो स्केल में मापन के लिए एक सिद्ध में सरल रेखा के रूप में हम देखें तो वो उसका मापन सही आता है। तो ये सरल रेखीय गति, सड़क पर दौड़ते वाहन सरल रेखीय गति का उदाहरण है। और हम देखें ये जवान जो पैदल मार्च कर रहे हैं ये भी सीधी रेखा में ही गमन कर रहे हैं, तो ये भी सरल रेखीय गति का ही सबसे उचित उदाहरण माना जाता है। तो ये तो बात हुई सरल रेखीय गति की। अब हम बात करें अगले बिंदु की, कि जब वर्तुल रूप में कोई वस्तु गति करती है, वर्तुल मतलब घूमना, राउंड राउंड में घूमना, तो नियत बिंदु से वस्तु की दूरी हर बार समान रहती है, तो वो वर्तुल गति कहलाती है। जैसे कि पंखा है, घड़ी की सुई है, ये सभी गोल गोल घूमते हैं और सभी जगह इनकी दूरी जो है वो समान होती है, तो ये वर्तुल गति के उदाहरण हैं। आगे हम चित्र में इसको समझेंगे। उसके बाद में हम अगला बिंदु देखें, कोई वस्तु को एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को वो दोहराती है, तो वो ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में वो वहीं वापस आ जाती है। जैसे कि घड़ी का पेंडुल या लोलक जो होता है, झूला जो होता है, पेड़ की टहनी जो होती है, वो वापस उसी जगह पर आते हैं। इसको भी हम चित्र के माध्यम से बाद में आपको दिखाएंगे। अगला बिंदु है विभिन्न गतियों का मिश्रण। कि मिश्रण किस प्रकार पाया जाता है। जैसे कोई लुढ़कती गेंद है, तो गेंद जो है वो सीधी रेखा में लुढ़क रही है, तो वो गेंद जो है वो गोल गोल सीधी रेखा में लुढ़क रही है, तो वो सरल रेखीय गति कर रही है। और गेंद के कोई पांव तो है नहीं, तो वो घूम घूम कर आगे जाएगी, तो वो उसकी घूर्णन गति को प्रदर्शित कर रही है। तो इसमें सरल रेखीय और घूर्णन 2 गति इसमें आ गई। फिर हम बात करें सिलाई मशीन की, तो उसमें जो पहिया है घूमने वाला वो तो वर्तुल गति का उदाहरण है, और जो उसकी सुई है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो आवर्ती गति का अच्छा उदाहरण मानी जाती है। तो हमने देखा होगा सुई ऊपर नीचे उस सिलाई मशीन की चलती रहती है। ये हम बात करें वर्तुल गति का उदाहरण है। यहाँ ये गोल गोल घूमकर पानी को बाहर निकाल रहा है। फिर हम अगला उदाहरण देखें वर्तुल गति का ही, तो यहाँ दिशा सूचक यंत्र है, ये भी वर्तुल गति का ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। और यहाँ हम देखें कि ये जो पंखा है ये भी वर्तुल गति का ही अच्छा उदाहरण अपने सामने आया है। फिर हम बात करें
यहाँ जो घड़ी में पेंडुल लगा हुआ, नीचे लोलक लगा हुआ है, वो हम देखते हैं दीवार घड़ी पे, तो ये इधर उधर हिलता डुलता रहता है। तो ये आवर्ती गति का उदाहरण है कि ये वापस वहीं पर आ जाता है और दोनों जगह इसकी दूरी समान रहती है। यहाँ हम इसके तार देखें इस वादक के, तो इसमें भी तार जो हैं वो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार हमने घंटी को बजाया है, हिलाया है, तो ये घंटी वापस उसी जगह पर आ जाती है। तो ये चारों ही क्या है, ये आवर्ती गति के अच्छे उदाहरण अपने सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं। अब हम बात करें प्रकाश की, कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, कि वो चमकती हैं, अपना प्रकाश फैलाते हैं, तो ऐसे पिंड दीप्त पिंड कहलाते हैं। फिर हम बात करें पारदर्शी वस्तुएं, तो पारदर्शी वस्तुएं जो है वो प्रकाश को अपने में से होकर गुजरने देती हैं तथा हम दूसरी ओर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, जबकि जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं वो इनके अपोजिट होती हैं, इनके विपरीत होती हैं, जिनको हम दूसरी साइड में देख नहीं सकते। तो पारदर्शी मतलब दूसरी साइड में साफ दिखाई देना। आपने देखा होगा जो टॉर्च होती है उसके आगे जो शीशा कांच लगा होता है, उससे जो है उसकी रोशनी दूसरी साइड में चली जाती है, तो वो पारदर्शी वस्तु का अच्छा उदाहरण है। फिर हम बात करें जो हम अपने घरों में जो आईना दर्पण रखते हैं जिससे हम अपना मुंह देखते हैं, वो अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है, क्योंकि उसमें हम अपनी परछाई जो है वो वापस देख सकते हैं, वो पीछे हम उसको पीछे तक वो नहीं पहुंच पाती। तो वो अपारदर्शी वस्तु का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने आया है। अगला बिंदु है पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग कोई अपने में से होकर जाने देती हैं। तो इसमें हम एक कागज पर अगर कुछ तेल के छींटे डालें तो कागज पर जहाँ छींटे नहीं डले हैं वो तो अपारदर्शी है, उसमें तो दूसरी साइड में प्रकाश नहीं जाएगा, जबकि जहाँ तेल के छींटे पड़े हैं वहां से धीमा धीमा प्रकाश दूसरी साइड में दिखाई देता है, तो वो पारभासी उदाहरण अच्छा माना जाता है। फिर हम बात करें अगले बिंदु की, तो अगला बिंदु जो है वो ये है कि जब प्रकाश के पथ में कोई भी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, प्रकाश के पथ में अपारदर्शी वस्तु का आ जाना छाया का निर्माण करती है, कि जब उसके सामने वस्तु आ जाती है तो उसकी जो शेडो है, जो छाया है, वो दूसरी साइड में बन जाती है। फिर हम बात करें सूची छिद्र कैमरा जो है उसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कोई पेड़ है तो उसकी टहनियों से पत्तों के बीच में से प्रकाश नीचे पहुंचता है, तो वो सूची छिद्र कैमरे का अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगले बिंदु की हम बात करें, प्रकाश जो है वो सीधा सरल रेखा में ही गमन करता है। अगर आप एक टेढ़ी पाइप लेंगे और टॉर्च से दूसरी साइड में उसके प्रकाश को देखने का प्रयास करेंगे तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता। फिर हम एक सीधी पाइप लेते हैं और टॉर्च के प्रकाश को दूसरी साइड में भेजते हैं तो वो प्रकाश हमें साफ दिखाई देता है। तो हम मानते हैं कि प्रकाश जो है वो हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। अगले बिंदु की हम बात करें, दर्पण जो है वो परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो दर्पण परावर्तन जो है वो उसी से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि जो प्रकाश होता है वो किस प्रकार गमन करता है। यहाँ हम कुछ चित्रों की बात करें तो हम टॉर्च या बल्ब के सामने अगर अपने हाथों की ऐसी आकृतियां बनाएंगे, तरह तरह की आकृतियां बनाएंगे, तो हमें पीछे जो छाया में चित्र दिखाई दे रहे हैं वो छाया के माध्यम से चित्र जो है वो दीवार पर प्रकट हो जाएंगे। अगर हम हाथ की ऐसी आकृति बनाएंगे तो ऐसा चित्र, ऐसी आकृति बनाएंगे तो ऐसा चित्र, और हम अगर हाथों की अंगुलियों को ऐसे कर लेंगे
तो ये जो दीवार पर जो छाया है वो ऐसी बनेगी, और हम अगर ऐसे अपनी आकृति हाथों की बनाएंगे तो ऐसा चित्र अपने पास दिखाई देगा। फिर हम बात करें अपने हाथों को हम ऐसे फैला लें तो हमें उड़ते हुए पक्षी का चित्र छाया में दिखाई देने लगता है। या हम इस पिक्चर की बात करें तो इसमें ये लड़का जो है ये अपने हाथों से दीवार पर अपनी छाया को देख रहा है कि कौन से पक्षी की छाया उसने बना दी। इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।